नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। अपने नए अंक के साथ हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन सिंह जी। आप जानते हैं उनके बारे में, परिचय के मोहताज भी नहीं है और परिचय देने की जरूरत भी नहीं है। आज अब हम जिस विषय पर इस अंक में चर्चा करेंगे वो ये है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। बीजेपी का प्रेसिडेंट होने का समय जो है वो आ गया है। नड्डा जी का समय पूरा हो चुका है। अभी वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी में ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक ही बार प्रेसिडेंट रह सकता है। तो नड्डा जी से पहले अमित शाह से पहले रक्षा मंत्री जो हैं वो थे, राजनाथ। और राजनाथ सिंह जी, और अब फिर नए प्रेसिडेंट की जरूरत है। साथियों, 2 दिन पहले हमने इस पर एक खबर भी की थी, और जो 2 पॉसिबल नाम उस समय हम लोगों ने बताए थे, ये पॉसिबल नाम है। बीजेपी में खबर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कोई किसी को खबर देता नहीं है। तो 2 जो नाम थे उनमें से जो मैंने अपनी गणना बताई थी उसके हिसाब से, एक थे यादव जी, और एक थे महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम देवेंद्र है उनका फडणवीस। प्रद्युमन जी? देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस थे। तो जबकि जो प्रद्युमन जी की जानकारी है वो डिफरेंट है, और इनके पास अच्छे सोर्सेज से ये जानकारी आई है, जबकि मेरा सिर्फ आकलन था। तो ये अपनी जानकारी के आधार के साथ आपको बताएंगे कि कौन बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। प्रद्युमन जी, क्या जानकारी है आपकी? देखो, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस सरकार में जब से जेपी नड्डा को दोबारा से कैबिनेट का मंत्री बनाया गया, तब से एक चीज बड़े जोरों से चल पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। क्योंकि जेपी नड्डा जी का, जैसा आपने बताया, कार्यकाल पूरा हो चुका था और वो अभी एक्सटेंशन पर चल रहे थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अब मेरे पास जो सूचना निकल करके आ रही है, और विश्वस्त सूत्रों से भी और दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां से भी, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द पहले अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, और वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिसको भी बनाएंगे उसके बाद उन्हीं को आगे कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर करने की तैयारी चल रही है। जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उसके मुताबिक भले ही जो आधा दर्जन के आसपास नेताओं के नाम चल रहे थे कि इनमें से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला बन सकता है, लेकिन अभी जो सूचना है उसके मुताबिक एक नाम ऐसा आ रहा है जो बहुत ज्यादा चर्चित रही है, जिनका राजनीति से और चुनावी राजनीति से कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता कभी नहीं रहा, जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और जिनका अभी पिछले लगभग 4-5 महीने से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा दखल दिखाई दे रहा है। और वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह का। सौदान सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति हो सकती है। सौदान सिंह संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, पार्टी के और विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, और पिछले जब से मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है तब से जो उनकी गतिविधियां हैं, ज्यादातर वो प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम हो, चाहे अमित शाह जी के कार्यक्रम हो, चाहे जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम हो, या पार्टी में जहां भी जेपी नड्डा जी को जाना होता है एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां कई जगहों पर सौदान सिंह की उपस्थिति देखी गई है। अभी अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो पिछले दिनों जब अमित शाह जी बीजेपी में, जो नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे ताकतवर नेता हैं, उनका एक कार्यक्रम पंचकुला में था जिसमें विस्तारित जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विस्तारित जो टीम है उसकी बैठक कार्यकारिणी। रखी गई। उसमें विस्तारित उस कार्यकारिणी। कार्यकारिणी की बैठक में भी सौदान सिंह जी उपस्थित रहे। इसके अलावा अभी 3-4 रोज पहले रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई
जिसमें सौदान सिंह उपस्थित रहे और उनको बड़ी विशेष तवज्जो वहां, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हों जो कैबिनेट के मंत्री हैं, हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया हों या अन्य नेता हों, उनको बहुत विशेष तवज्जो दी गई। यहां तक कि कई जगहों से ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि अंदर खाते कुछ नेता सौदान सिंह को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाइयां भी देने लगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है राष्ट्रीय फलक पर, तब से कभी कुछ भी संभव है, और जब तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता तब तक बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी नेता की लॉटरी लग सकती है और किसी भी नेता का ऐन समय पर पत्ता कट सकता है। लेकिन अभी की जो सूचना है उसके मुताबिक तमाम जो बड़े चेहरे थे, चाहे जैसा आपने जिक्र किया देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे भूपेंद्र सिंह यादव हो, चाहे विनोद तावड़े जी हो, इनके अलावा भी एक ओम माथुर जी का भी नाम बीच में चला था, और इसी तरह से कुछ एक नाम और इक्का दुक्का चलते रहते हैं। उन सब नामों की बजाय वर्तमान में जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में है वो ये है कि सौदान सिंह भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। उससे पहले उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी, आप जो कह रहे हैं ये बात जचती है, क्योंकि मैंने जो 2 दिन पहले बताया, पहले की खबर की थी, उसमें बीजेपी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स जी, पर सुधांश सिंह जी जो हैं वो बिल्कुल हर पैरामीटर पर सही उभरते हैं, जिस पर और लोग सही नहीं उतरते हैं। माथुर जी तो जैसे अब राज्यपाल हो गए हैं, उनका तो जी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और देवेंद्र जी, फडणवीस की प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको सेंटर में लाके अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो उस चीज का मटेरियल है, उनमें वो गुण हैं, जी, लेकिन उससे महाराष्ट्र में एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा, पॉलिटिकल वैक्यूम जी, बीजेपी लीडरशिप के अंदर। तो इसलिए वैक्यूम पैदा बीजेपी नहीं करना चाहेगी महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य अब हो गया है। यूपी के बाद जी, सबसे ज्यादा सीटें 48 सीटें वहीं से आती हैं, और वहां पर बीजेपी और वहां पर चुनाव भी हैं, ये रिस्क नहीं लेना जी, चाहेगी। और और भी जो पैरामीटर है कि भूमि जो नेता है वो ऐसा होना चाहिए जो संघ और बीजेपी दोनों को स्वीकार्य हो। तो सुधांशु सिंह जी जी, ऐसे हैं, आपने बताया संघ की पृष्ठभूमि है। एक और पैरामीटर ये होता है कि उम्र के ऐसे मुकाम पर हो कि ना तो वृद्ध हो और ना ही बहुत यंग हो। तो जी, आप देखिएगा कि जिसको भी लिया जाता है वो 55-60 की श्रेणी में आता है, तो उसी श्रेणी जी, में ये भी आते हैं। तो लगभग सारी जो संगठन का आदमी होना चाहिए, तो ये भी संगठन के आदमी है, संगठन में काम कर चुके हैं, अपनी क्षमताएं दिखा चुके हैं। ये सब पैरामीटर्स पर ये फिट बैठते हैं। तो मेरा मतलब, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इनकी जो है कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ और बता सकते हैं क्या? देखो सौदान सिंह को जहां तक मैं जानता हूं और जो मैंने उनको देखा भी है, उनका जो काम करने का तरीका है वो एक एक चीज को नोट करके रखते हैं। एक एक कार्यकर्ता नेता से मिलते हैं और पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान करनी है उस पर वो विशेष तौर पर उनकी निगाहें रहती हैं। अभी रोहतक की मीटिंग की एक मैं जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव बात दर्शकों को बताऊं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जिनको मनोहर लाल जी ने पिछले 5 साल से पूरी तरह से खुडे लाइन लगाया हुआ है, और वो अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार रहे हैं। उनसे भी सौदान सिंह जी ने रोहतक के कार्यालय में अकेले में बातचीत की, और वो इकलौते शख्स वहां ऐसे थे जिनको इतना ज्यादा समय दिया और उनको बड़ी जबरदस्त तवज्जो दी। और उन नेताजी को मैंने खुद ने पहले ये बताया उस मीटिंग से पहले कि सौदान सिंह जी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हो सकते हैं, आप उनसे अपनी ट्यूनिंग बढ़िया बनाएं। और उसके तुरंत बाद उनकी उनसे लगभग आधे घंटे अकेले में बंद कमरे में मीटिंग हुई, जिसके बाद वो नेताजी बड़े उत्साहित नजर आए। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सौदान सिंह में वो कैपेसिटी है
कि वो रूठे नेताओं को भी मनाने में कामयाब हैं। वो ऐसे नेताओं को और ज्यादा तवज्जो देने का काम भी कर रहे हैं जिनमें एक मादा है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में या देश में मजबूती दिलाने का। अगली जो बात है वो ये है कि सौदान सिंह देश के जो बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, वहां से वो आते हैं और बीजेपी के लगातार वर्षों से बीजेपी और संघ के साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और संघ की काफी नजदीकियों में वो शामिल हैं। जी, आप क्या जिन नेता की बात कर रहे हैं उनका नाम रामविलास शर्मा है? नहीं, रामविलास शर्मा नहीं है, वो एक जाट चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के और उनसे उन्होंने अच्छा। बाकायदा बात की है और मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है, वो शख्स कैप्टन अभिमन्यु है। कैप्टन अच्छा अभिमन्यु, अच्छा अच्छा उनको भारतीय अच्छा जनता पार्टी में मनोहर लाल जी ने पिछले काफी समय से पूरी तरह से साइडलाइन कर रखा था। ना उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, ना उनको राज्यसभा दी और यहां तक कि जब उन्होंने नारनौल से विधानसभा का चुनाव लड़ा तब भी जो है मनोहर लाल जी अनाप शनाप बयानबाजी जो उनकी रही जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। और अब वो जब लोकसभा की तैयारी कर रहे थे तब भी उनको वो टिकट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इतना तय है कि कैप्टन अभिमन्यु को भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हम्म। एक चीज जो उनके खिलाफ जाती है वो क्या जी, ये है कि वो राजपूत कम्युनिटी से हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी से हैं और अभी जी। बीजेपी में शायद ये फिट नहीं बैठता है कि किसी क्षत्रिय को ये वाला बड़ा पद दिया जाए। देखो, निश्चित रूप से राजनीति में जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन राजपूत होना कोई ये पैरामीटर नहीं है कि उनको इस पद पर ना बैठाया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति संघ की पृष्ठभूमि से आता है वो जातीय व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता। और राजपूत कम्युनिटी की जहां तक बात है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के इलाकों में, चाहे वो राजस्थान का हम जिक्र करें चाहे हरियाणा का जिक्र करें, राजपूत बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा एक वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाने से एक मैसेज जाएगा और राजपूत समुदाय में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ समय से एक कमजोर हालात में दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को भी वो वेट नहीं दिया और जो बीजेपी में ठाकुर राजनाथ सिंह हैं उनको भी जितनी उनका एक उन्होंने बीजेपी के लिए किया उसकी तुलना में उनको वो सब कुछ नहीं दिया। क्योंकि दर्शकों को याद होगा नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए जो चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल राजनाथ सिंह जी का रहा है। उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा तवज्जो जितने के वो हकदार हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय को मैनेज करने के लिए भी ये पद उनको दिया जा सकता है। जी, कई बार कुछ चीजें अनदेखी भी करनी पड़ती है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह जी, नंबर 2 हैं। जी, प्रैक्टिकली नंबर 2 अमित जी हैं, अमित शाह जी जी, हैं, लेकिन जो हायरार्की में आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह ही नंबर 2 की श्रेणी में आते हैं और वो दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठते हैं हमेशा और अमित शाह तीसरे जी, नंबर की कुर्सी पर बैठते हैं। अ, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देखे जाएं, हालांकि वो जी, सन्यासी हैं लेकिन आते तो राजपूत कम्युनिटी से ही हैं। फिर भी जी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपके पास ये काफी जो गहरी जानकारी आपने दी कि कोई ना कोई बड़ा पद उनके मिलने वाला है। वैसे मेरी अभी सुदान सिंह जी से बात हुई थी तो जी, उन्होंने तो इसको सिरे से खारिज किया, लेकिन वो बहुत जी। कंफर्टेबल नहीं थे, वो जवाब नहीं देना चाहते थे, ऐसा मुझे लगा। और वो बोले कि ये ठीक है, अफवाह है, चल रही है। ये खास बात मैं और बताऊं कमल जी दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी में और विशेषकर जो संघ की पृष्ठभूमि से कोई शख्स आता हो वो कभी जी। भी सही ढंग से किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते। वो हर हाँ। बात को गोलमोल करना जानते हैं
और वो किसी भी चीज को जब तक आखिरी ऑफिशियल लेटर उनके हाथ में नहीं आ जाता तब तक किसी यस, चीज की पब्लिकली जानकारी नहीं देते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बीजेपी में से जी मैंने शुरू में ही कहा, खबर निकालना जो है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो बहुत टफ हो गया है। बहुत ज़्यादा जी जानकारी को अंदर रखा जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। साथियों, ये थी हमारी लेटेस्ट जानकारी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक्सक्लूसिव जो है अपनी बातचीत रखी। और मैं ये मानता हूँ साथियों कि पॉलिटिक्स एक प्रोसेस होता है, और एक प्रोसेस पर चलते हुए आदमी निर्णय पर पहुंचता है। तो प्रोसेस की खबर करना भी जरूरी है, खाली निर्णय की खबर नहीं होती। जो प्रोसेस होता है उसकी भी खबर देनी होती है। तो आज की तारीख में जो कुछ नाम जो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं बीजेपी में, वो हमने आपको बताए हैं। और उनमें एक सुदान सिंह जी का भी नाम आया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको हटाना बहुत आसान नहीं होगा। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी भी जो हैं, वो भूपेंद्र यादव जी जो हैं, भूपेंद्र यादव। उन पर भी प्राइम मिनिस्टर का बहुत विश्वास है, इसलिए वो भी शायद उनको नहीं हटाना चाहेंगे। लेकिन सुदान सिंह सभी दृष्टियों से इस पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं। होंगे या नहीं होंगे, ये बात की बात है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, फिर मिलते हैं जी आपसे। धन्यवाद। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, बहुत पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।